मित्रों नमस्कार। हमारे देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधानवाद, दलित विमर्श, नारी विमर्श, इन मुद्दों और बातों को लेकर कुछ लोग बेहद भावुक, चिंतित और प्रयासरत रहते हैं कि कैसे करके इन पे आए आसन्न संकट से इन्हें बचाया जाए। और अपनी उदारवादिता का प्रदर्शन करते करते वो कितने कट्टर हो जाते हैं कि उदारवादी भी कट्टर उदारवादी बन जाता है और ईमानदार कट्टर ईमानदार बन जाता है। भाई जब आप कट्टर हो गए तो बाकी ऐसे आप कैसे अलग रह गए, यह बात थोड़ा समझ से परे है। ऐसे में इनकी विचारधारा, बात और जो ये कह रहे हैं उस पर संदेह होना लाजमी हो जाता है और जनता संदेह करती भी है। इसी वजह से सत्ता में ये लगातार नहीं रह पाते हैं, या यूं कहें जिस मुद्दे को लेकर ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इनके बात व्यवहार ही इन्हें विरोधाभासी बना देता है और ये खुद को अप्रासंगिक साबित कर देते हैं। अब हमारे क्षेत्रीय दलों को लीजिए, जिनका आधार क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, जातिवाद का कॉकटेल है, जिसमें वो जातीय अस्मिता, क्षेत्रीय पहचान, भाषाई संकट, इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, जहां वह यह बताते रहते हैं कि आप फलनवा जाति के हैं और आप संकट में हैं, आप फलाने धर्म से संबंधित हैं, इसलिए आप पर अत्याचार हो रहा है, आप ये भाषा बोलते हैं, अब ये संकट में है, आपका रोजी रोजगार, आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो दूसरे लोग आकर हड़प लेंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आपको जाने, कमाने और सब कुछ करने की पूरी छूट चाहिए। भाई आप दूसरे जगह जाकर सेटल होना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई न आए, हमारी सुरक्षा इससे बनी रहेगी। तो आप जहाँ जाते हैं तो क्या वहाँ दूसरों के लिए संकट नहीं बनते हैं? तो उन राज्यों की जो रोजी रोटी है आपके जाने से नहीं प्रभावित होती है? तो इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। फिर हम आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना अगर नहीं है, जरूरी संसाधनों का विकास नहीं हो पाया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वहाँ की जो सरकार होगी, वहाँ के जो लोग होंगे, उनके जो व्यवहार होंगे, उसी के आधार पर तो चीजें तय होती हैं। अगर आप जिस राज्य या क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की कानून और व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, तो यकीन मानिए आप किसी भी विकास की दौड़ में आगे निकलना तो दूर, शामिल ही नहीं हो सकते हैं और किसी सामाजिक न्याय की ऐसे में उम्मीद मत करिए। तो जो आप जिस राजनीतिक दल को सपोर्ट लगातार कर रहे हैं, उसकी सफलता इसी बात में निहित है कि वह आपको अपना गुलाम बनाए रखे, और जब तक आप उस राजनीतिक दल के मानसिक रूप से गुलाम बने रहेंगे, वह आराम से चुनाव जीतती रहेगी। अब सोचिए, आप किसी भी दल को जो वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? उसने कौन सा विकास का काम किया है? उसने प्रदेश और आपके क्षेत्र की उन्नति के लिए कौन सी नीतियां बनाई और उससे आपको क्या फायदा हुआ? जबकि वह लगातार जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा को ही लेकर आपको आंदोलित किए हुए है और आप ठहरे भावुक और मूर्ख व्यक्ति, और आप लगातार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुद से सवाल पूछिए और उस नेताजी को देखिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, इससे समाज में कौन सा बदलाव आया है। वह आदमी तो समाज में वास्तविक और जरूरी बदलाव चाहता ही नहीं है, वह यह कभी नहीं चाहता कि लोग आपस में जुड़ें।
अपनी जाति धार्मिक पहचान के लिए राष्ट्रीय पहचान को छोटा न करें। अब जैसे ही यह होगा, नेताजी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो नेताजी की सफलता इसी बात में है कि पूरी सत्ता उनके हाथ में रहे, उनके परिवार के हाथ में रहे। सोचिए, आप जिस जाति से संबंधित हैं, क्या नेताजी अपने परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देते हैं? सत्ता शीर्ष पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे ही होने चाहिए। यहाँ तक कि अपने भाई और परिवार के दूसरे सदस्यों में भी सत्ता नहीं बांटी जाती है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि नाम लेने पर ऐसा लगेगा कि आप किस पार्टी के समर्थक या विरोधी हैं। तो सामाजिक न्याय का मतलब, या जो हमारा समाजवाद है, वह पूरी तरीके से पारिवारिक समाजवाद पर आधारित है। जो सामाजिक न्याय है वह सत्ता अपने बीवी और बच्चों तक बनाए रखने और बचाए रखने के लिए है। सोचिए, जिन नेताजी के पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं, उन्होंने कितनी खूबी से सत्ता अपने बच्चों के नाम कर दी है। मतलब एक राजवंश की स्थापना हमारे प्रदेश में हो गई है। और उनके जो पुत्र महोदय हैं या पुत्री महोदया हैं, उनकी योग्यता सिर्फ इस बात की है कि वह फलाने नेता के पुत्र या पुत्री हैं। उनकी शिक्षा, कार्य अनुभव, निर्णय क्षमता किस स्तर पर है, यह बात छुपी नहीं है। अब हम या आप किसी व्यक्ति या नेता का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारी जाति का नहीं है, जबकि वह काबिल है, अच्छे निर्णय ले रहा है और वह काम करके दिखा भी रहा है, लेकिन हमें कोई भी बात या अच्छाई उसमें दिखाई नहीं देते। हम तो ठहरे पूरे समाजवादी, और समाजवाद हमारे नेताजी के परिवार में ही सुरक्षित है। तो भैया, समाजवाद और परिवारवाद में अंतर करना सीखिए। और देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता और शक्ति का बंटवारा कहाँ पर कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। और सामाजिक न्याय सिर्फ उनके लिए एक नारेबाजी है, और नारे आप लगाएंगे। नेताजी तो पदासीन हैं, उच्चस्थ हैं, कुलस्थ हैं और सबसे बड़े जाति के ठेकेदार हैं। और यकीन मानिए, सबसे बड़े ब्राह्मण भी वही हैं, क्योंकि साधन सत्ता सब उनके पास है। और गाली किसको दे रहे हैं और नेताजी हैं क्या, यह देखने और समझने का काम तो आप ही का है। अब आपकी मर्जी, आप देखेंगे कि नहीं, समझेंगे कि नहीं। अब थोड़ा सा आँख तो खोलना ही पड़ेगा, और आपको मालूम है तब भी आंखें बंद किए रहिए। आगे आपकी मर्जी। तो इसी पारिवारिक समाजवाद और नेताजी के जो विद्रोही तेवर हैं, जिसे वो अपनी जाति को जगाए रखते हैं, इसी के ऊपर एक लंबी सी कविता धैर्य के साथ सुनिए, जो हम लोगों में नहीं है। क्योंकि जैसे ही यूट्यूब या दूसरे माध्यमों पर आते हैं, आजकल तो शॉर्ट देखने का चलन हो गया ना, स्क्रॉल करते रहिए। 15 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम वाले हैं, ढंग की कोई चीज़ सुनना समझना तो आपको भाता ही नहीं। खैर, हम लोग भी ऐसे ही कहते सुनते रहते हैं। जिसकी मर्जी हो सुन ले, लाइक सब्सक्राइब हमें भी कर ले, कोई घाटा नहीं होगा। सुनिए, ये दशहरा और रावण धवन दहन को लेकर है, जिसमें आप अपने सामाजिक विमर्श को भी ढूंढ सकते हैं कि धर्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर किस तरह से घृणा फैलाई जाती है और लोगों का दोहन किया जाता है। रावण का दहन नहीं है ये, लोगों का दोहन इसमें ज़्यादा है। सुनिए, कुछ लोग बहुत दुखी थे, खूब आलोचना कर रहे थे, क्या होना चाहिए, सबसे यही कह रहे थे, पर आगे बढ़कर किसी को कोई थामता नहीं। सब उपदेश देते हैं, खुद कुछ करते नहीं। अभी जब रास्ते से गुजर रहे थे, कोई बीमार था, कोई किसी का शिकार था, सड़क किनारे बेबस लाचार था, कुछ तो कर सकते थे उसके लिए, वह
किया नहीं। अफसोस जताते रहे दुनिया पर, इंसानियत मर गई है यह भी कहते रहे, पर एक क्षण के लिए भी मुड़कर देखा नहीं। जो गिरे थे उनको उठाने की कोशिश नहीं की और फिर उपदेश देने लग गए। क्या क्या बुरा है, दिन कैसे आ गए, इंसानियत पर भरोसा अब किसी को रहा नहीं, और अपनी शानदार नई गाड़ी में आगे बढ़ गए। अनजाने में अनायास ही वह फुटपाथ पर सोए लोगों पर चढ़ गई। यह भी कोई जगह है सोने के लिए? लोगों को अक्ल नहीं है कैसे रहना चाहिए, सड़क है चलने के लिए। मतलब नेताजी हमारे उपदेश दे रहे हैं। ये नए रईस और उनके बच्चे, जिन्हें मालूम ही नहीं दुनिया में और भी लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं, उनके बाप अमीर नहीं हैं, इन्हीं फुटपाथ पर पलते और बड़े होते हैं। वह सोशल नेटवर्क पर जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं देते हैं। फिलहाल वह अपनी धुन में खोया बहुत जल्दी में था। सेमिनार में पहुंचना था, एक लंबा सा ज्ञान देना था किसी विश्वविद्यालय में। गरीबी वाला कुर्ता, सफेद दाढ़ी, अफसोसजनक चेहरा, इसी लुक में समाजवाद खिलता है। हर काम का एक बेहतरीन यूनिफॉर्म होता है जो उसी में जचता है। वह मंच पर सधे शब्दों के साथ विराजमान है। उसका नंबर आया, वह खड़े हो गए, गरीब गरीबी का गुणगान करने लग गए। उनको मालूम है सबसे बड़ी संख्या किधर है, उनके लिए सबसे जरूरी काम यही है कैसे इस संख्या को अपनी तरफ लाया जाए। कहते हैं लोकतंत्र है, सेवक को कुर्सी चाहिए, जिसके लिए वोट जरूरी है। जीतने के लिए तिकड़म, समाजवाद का नारा, हमें ही कुर्सी पाना है। सेमिनार खत्म हुआ, जयकारे लगे, समाजवाद वहीं सुरक्षित रखकर वह आगे बढ़ गए। त्योहार का मौसम है, रावण दहन को तैयार है। उसी के हाथ में धनुष बाण है, अलग अलग आकार में उसके कई प्रकार हैं। वह हर रूप में बेखौफ सज्ज शानदार है। तालियां बजने लगी, रावण हंसने लगा, अट्टहास करने लगा। भीड़ को और अच्छा लगा, उसका रावण हंस रहा है, सीना ताने लड़ रहा है, उसके जैसा कोई नहीं है। मंच पर अब वही मुख्य अतिथि है। जहां बोलना कुछ नहीं था, रावण का ही शोर बहुत है। बस उसकी आंख रावण से मिली, दोनों मिलकर हंसने लगे। दोनों के लिए वजह अलग है। जो था रावण का बुत लिए, अब उसने भी रावण देखा। दोनों को एक दूसरे से कुछ कहना नहीं था। रामलीला का मंचन नीचे मंच पर चलता रहा। एक बच्चा जो बना है राम, धनुष बाण साधे रहा। जयकार राम की होने लगी। रावण को मारना बहुत आसान है, क्योंकि हम सब के अंदर राम हैं, उनको ही ढूंढना है, और इसके लिए कहीं जाना नहीं है, और इसके लिए कहीं जाना नहीं है। यही दुर्भाग्य है कि राम सबके अंदर है, सिर्फ ढूंढना और पाना है, और यह सबसे कठिन काम है। तो आइए अपने अंदर के राम को ढूंढते हैं और सामाजिक समस्याओं को बढ़ाने में जो अपनी जिम्मेदारी है उसे कम करते हैं। हम ही भारत हैं, हम ही राष्ट्र हैं, हम ही सब कुछ हैं। हमें ही बदलना है और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।